अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम टैक्स रिफॉर्म के साथ मैं हूं अफजल अय्यूबी। नाज़रीन, हुकूमत टैक्स बेस और टैक्स नेट को बढ़ाने में कितना संजीदा है, टैक्स रिटर्न और टैक्स बेस का आपस में क्या ताल्लुक है। एक बहुत ही जबरदस्त नई जजमेंट आई है ITA 1197/LB/2024, वो क्या है और टैक्स पेयर के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, वो भी आज हम गुफ्तगू करेंगे। और गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है फैसल इकबाल ख्वां साहब, FCA हैं, माहिर टैक्स अमूर हैं, बहुत ही सीनियर तजिया कार भी, हमारे माहिर मुआशात भी हैं। और मुझे लाइन पर ज्वाइन करेंगे मोहम्मद आसफ राना साहब, आप इसी मेंबर हैं, लॉ टैक्स बार एसोसिएशन के रह चुके हैं, एडवोकेट हाई कोर्ट है। फैसल इकबाल ख्वां साहब, सबसे पहले आपकी तरफ आऊंगा सर, पाकिस्तान में कितने एंटीन होल्डर हैं जो अपना टैक्स गोशवारा जमा करवाते हैं? ये जो तादाद है, जब मैं नज़र डालता हूँ तो हमारे लिए एक लम्हा फ़िक्रिया है। बेसिकली हमारे पास टोटल रिटर्न्स जो आ रही हैं वो 3 से 4 मिलियन के बीच में आती हैं, 40 लाख तक रिटर्न्स हमें आती हैं। जबकि हमारे जो NTN होल्डर हैं वो, अब आपको शायद मालूम हो कि जब एक नई कंपनी बनती है उसके डायरेक्टर्स खुद उनका NTN इशू हो जाता है, तो वो इससे ज़्यादा कसीर तादाद है, तकरीबन डबल है, लेकिन 76 लाख से तकरीबन ज्यादा 1 करोड़ के करीब है ये जो NTN होल्डर हैं। इनमें से आधी रिटर्नें आ रही हैं और इसके ऊपर FBR की जो मुतलका इस वक्त मैनेजमेंट है वो नाकाम है कि वो इन्फोर्स कराए कि बाकी रिटर्नें क्यों नहीं आ रही। बेसिकली देखना ये है कि ये जब हम नेशनल टैक्स नंबर इशू कर देते हैं तो सेक्शन 114 कहता है चाहे आप नील की रिटर्न फाइल करें, आपने उसकी रिटर्न फाइल करनी है जब तक आप बिज़नेस की डिसकंटिन्यूएंस का नोटिस नहीं देते। और इस साल इसकी प्लेंटी भी मुख्तस कर दी है कि एक आदमी अपना बिज़नेस डिसकंटिन्यू किए बगैर अगर रिटर्न नहीं देता तो उसको एक ख़ास प्लेंटी भी उसका सामना करना पड़ेगा। लेकिन इस चीज़ से भी ज़्यादा जो लम्हा फ़िक्रिया है वो है पाकिस्तान में कमर्शियल कनेक्शंस की तादाद। इस वक्त पाकिस्तान में जो टोटल कमर्शियल कनेक्शंस हैं वो तकरीबन 70 लाख के करीब है। जो आखिरी खबर थी वो 68 लाख समथिंग थे, ठीक है। ये कमर्शियल कनेक्शंस उन लोगों को इशू हुए हैं जो कमर्शियल एक्टिविटी कर रहे हैं। इनमें से कौन कौन रिटर्न दे रहा है और कौन कौन रिटर्न नहीं दे रहा, इसका फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक लंबे अरसे से तयन ही नहीं कर सका। बेसिकली इन लोगों को पकड़ना और इन लोगों से टैक्स रिकवर करना मेरे अपने हिसाब से काफ़ी आसान है। उसकी क्या वजह है? उसकी वजह ये है कि ये लोग सफ़े मिसल पे हैं। मतलब इन्होंने जब नेशनल टैक्स नंबर लिया होगा या एक कमर्शियल कनेक्शन लिया होगा तो इसका एक प्रोसीजर है जिससे गुजर के इन्हें वो कमर्शियल कनेक्शन मिला होगा, ठीक है। अगर ये लोग रिटर्न नहीं फाइल करते तो इस पे FBR को कार्रवाई करना ज़रूरी है। तो बेसिकली अगर मैं इसी को देखूँ तो ये 68 लाख कमर्शियल कनेक्शन के अगेंस्ट हमें 10 लाख रिटर्न भी नहीं आती, क्योंकि बाकी रिटर्नें होती हैं सैलरीड इंडिविजुअल्स की और बहुत सारे ऐसे इंडिविजुअल्स की जिनकी नील रिटर्नें होती हैं, जो सिर्फ फाइलर होने के लिए उन्होंने अपनी रिटर्नें डाली हुई हैं। तो बेसिकली हमारा ये जो टैक्स नेट है इसको काफ़ी हद तक इम्प्रूव किया जा सकता है या कि काफ़ी हद तक बढ़ाया जा सकता है अगर अवेलेबल डाटा को हम इस्तेमाल करते हुए अपनी तमाम जो तरसलाहियतों को बरूए कार लाते हुए अपने नए टैक्स पेयर्स को ऐड करें। आप समझते हैं फैसल साहब, जो टैक्स बेस है उसका ताल्लुक रिटर्न के साथ मौजूद है, जिसके ताल्लुक से हम टैक्स बेस को बढ़ा सकते हैं? देखें जी, टैक्स बेस क्या चीज़ है कि वो लोग जो नंबर ऑफ रिटर्न्स फाइल कर रहे हैं, टैक्स बेस कहाँ से आती है? रिटर्न फाइलिंग से। मतलब वो लोग जो टैक्स नेट में शामिल हैं, ठीक है। जब तक एक आदमी नेट में शामिल नहीं होगा बेस कैसे बढ़ेगी? बेसिकली मैं बात करता हूँ, एक कमर्शियल कनेक्शन है जिस पे एक फैक्ट्री चल रही है, उस पे सेल टैक्स भी होना चाहिए, उस पे इनकम टैक्स भी होना चाहिए, उस पे एक्साइज ड्यूटी भी होनी चाहिए। अब वो आदमी जब ऑल टुगेदर रजिस्टर्ड ही नहीं है तो इन तीनों टैक्सेस की एविजन हो रही है और सरकार पाकिस्तान के ख़जाने को नुकसान हो रहा है। तो बेसिकली पहले स्टेप में हमें उन तमाम लोगों को टैक्स नेट में लाना है जो NTN होल्डर बन चुके हैं, NTN होल्डर बन चुके हैं या जिन्होंने कमर्शियल कनेक्शन लिए हुए हैं, और उनसे उसकी वजह पूछनी चाहिए कि वो रिटर्न क्यों नहीं दे रहे, और अगर उसकी वजह मकबूल है तो उसको मान भी लेना चाहिए ताकि टैक्स पेयर पेनल्टीज लगाने की बजाय, सजा देने की बजाय उनको टैक्स नेट में एतमाद के साथ लाना चाहिए ताकि एतमाद की फजा बहाल हो, उसी से ही टैक्स नेट बढ़ेगा। अच्छा फैसल साहब, जिस
तीसरा सिस्टम है, अब 30 सितंबर आखिरी तारीख है टैक्स गोशवारा जमा करवाने की, लेकिन जो एफबीआर का सिस्टम है जिसको हम आईआरएस कहते हैं वो बार बार बैठ जाता है, वो वैसे टेक्निकल कोई फॉल्ट आ जाते हैं या उसकी गलती की वजह से रिटर्न पे क्या असरात मुरतब होते हैं। देखिए, इनलैंड रेवेन्यू सर्विसेज में ये आईआरएस जो है एक अरसे से इसमें अब कई सालों से हम सुनते आ रहे हैं ग्लिच है, कभी आईआरएस डाउन हो जाता है, कभी आईआरएस में कैलकुलेशन गलत आनी शुरू हो जाती है, एरर्स आते हैं, कभी कभी डाटा खुद ब खुद ही उड़ जाता है। ये एक लम्हा फिक्रिया है कि इतने साल गुजरने के बाद भी हम इस आईआरएस सॉफ्टवेयर को अच्छी तरह कंप्लीटली इम्प्लीमेंट कराने में नाकाम है। अभी हम इसके वर्जन बदल देते हैं, आईआरएस 1 था, फिर आईआरएस 2 आ गया, आजकल फिर एक नया वर्जन इन्होंने इंट्रोड्यूस किया हुआ। हर 7 साल बाद ये सिस्टम को बदला जाता है। दुनिया जहान में टैक्स फाइलिंग को आसान किया जा रहा है, हम उसको कॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लिकेटेड करिए जा रहे हैं। बेसिकली अगर आप टैक्स रिटर्न देखें तो उसके एनेक्शर्स और उनके साथ जो इंफॉर्मेशन है उस सारे को भरने के लिए कई दफ़ा वकला और टैक्स कंसल्टेंट भी कंफ्यूजन का शिकार होते हैं। जैसे मैं एक छोटी सी यहाँ पे आपको मिसाल देता हूँ, जो मिनिमम टैक्स की कैलकुलेशन है आज भी सॉफ्टवेयर गलत कर रहा है। और ये भी सुनने में आ रहा है जो इम्पोर्टर है उनकी तो चलान ही क्रिएट नहीं कर रहा। इस वक्त क्या हो रहा है कि जब मैं सप्लाई का या सर्विसेज का या कोई और मिनिमम टैक्स कैलकुलेट करने जाता हूँ तो उसको सॉफ्टवेयर क्या करता है, वो खुद से ही एक पेबल की रकम निकाल देता है जो कि हमारी मैनुअल वर्किंग से कभी भी टैली नहीं होती। कानून के मुताबिक अगर मेरी मैनुअल वर्किंग में एक टैक्स पेबल आता है तो उसको मेरे आईआरएस के टैक्स पेबल के साथ भी टैली होना चाहिए। अब कहीं पे वो टैक्स कम निकाल रहे हैं, कहीं पे वो टैक्स ज्यादा निकाल रहे हैं। अब ये दोनों सूरतों में इनलैंड रेवेन्यू का जो महकमा उसको गौर से उसको मुतालिया करना चाहिए कि भाई ये जो एरर आ रहा है या ये जो ग्लिच आ रहा है ये क्यों आ रहा है, और ये कई साल से ऐसे चल रहा है कि नई बात नहीं है। आपने समझते फैसल साहब ये एफबीआर का काम नहीं है, जो इन्होंने प्राल सिस्टम बनाया हुआ, हुकूमत ने जो एक इदारा बना हुआ है जो पाकिस्तान से अरबों रुपए लेता है एक सिस्टम चलाने के बनवाने के, उसका कभी आज तक ऑडिट नहीं हुआ, उसके ऊपर कभी किसी ने इल्ज़ाम नहीं रखा, उसके ऊपर कभी किसी ने उंगली नहीं उठाई। आपने 700 अरब का ये सिस्टम जो बना के दिया है, जब इसको लोग समझना शुरू हो जाते हैं तो एक नया लॉन्च कर दिया जाता है, और जब उसको समझना शुरू हो जाते हैं फिर तीसरा नया आ जाता है। उसमें खराबियां 7 साल 8 साल तक वही रहती हैं जब तक नया नहीं आता है। देखिए जी, चीज़ों का तसलसल जो होता है ना वो बहुत ज़रूरी होता है। ये जो सॉफ्टवेयर है इसको बार बार चेंज करने से एक तो इसकी नो हाउ वकला और अकाउंटेंट्स तमाम बरादरी में वो नए सिरे से समझना पड़ता है। पहले तो इन्हें इसे बार बार चेंज करने से एहतियात करनी चाहिए, इसको बार बार तब्दील नहीं करना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, इसमें जो तमाम एनेक्चर्स जो हम फिल करते हैं उनका एक प्री ट्रायल होना चाहिए। प्री ट्रायल ये है कि फॉर एग्जांपल एक मैनुअल वर्किंग के साथ देखना चाहिए सॉफ्टवेयर भी वही रिजल्ट दे रहा है कि नहीं दे रहा। अब ये किसको करना है, ये करना है फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और पलाल की कमेटी के। उन्हें डमी एग्जाम्पल्स बनानी चाहिए, उन डमी एग्जाम्पल्स को फीड करना चाहिए और उसके बाद देखना चाहिए कि रिजल्ट जो मैनुअल में निकल रहा है वो ही कंप्यूटर निकाल रहा है कि नहीं निकाल रहा। आपका कहना है कि ये पराल की जिम्मेदारी है। देखें, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक ऐसा इदारा है जिसने पाकिस्तान में टैक्सेशन को इन्फोर्स करना है, ठीक है। आईआरएस एक टूल है जिसे फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू इस्तेमाल कर रहा है, ठीक है। अब वो जिसने भी बनाया है अल्टीमेट जिम्मेदारी तो एफबीआर की है ना, मतलब उसकी सेंसिटी को वेरीफाई करना, उसके रिजल्ट्स को वेरीफाई करना, उसकी एप्लीकेशन को वेरीफाई करना। अभी जब हुकूमती खजाने से अरबों रुपए गए हैं तो फिर वो पूछे उनसे जी। Should be an expert committee formatted by Federal Board of Revenue जिसमें वकला, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स को वो ऑनरेरी तौर पे शामिल कर सकते हैं। हुकूमत की कमेटी के साथ मिल गए पराल के साथ इस सॉफ्टवेयर को चेक करें। इतनी टैक्स बार्स हैं, इंस्टीट्यूट है, आपकी चार्टर अकाउंट फर्म में है जिनसे आईटी के बंदे, उनसे मुशावरत के जरिए बड़ा कुछ बन सकता है, बड़ा कुछ सीधा साफ हो सकता है। फैसल साहब, पहली बार इस दफा गोशवारे में तब्दीली नहीं की गई। 1 जुलाई से ये पोर्टल पर मौजूद था, लेकिन अब जैसे आरएस में मसाइल आ रहे हैं, 30 सितंबर आखिरी डेट है। अगर जिस तरह लेट फाइलर का कॉन्सेप्ट मुतारफ करवाया गया है, 30 सितंबर तक अगर कोई बंदा रिटर्न जमा नहीं करवा सकता, कोई मुश्किल पैदा होती है, तो वो क्या लेट फाइलर में चला जाएगा? नहीं, जो मुजवजा कानून ये है वो ये है कि जो आदमी कई साल से रिटर्न फाइल कर रहा है, अगर वो लास्ट 3 रिटर्नें टाइम पे नहीं उसने जमा कराई तो लेट फाइलर हो, अदरवाइज वो फाइलर कैटेगरी में ही आएगा। अब सवाल ये है कि 30 सितंबर तक आईआरएस अगर ठीक नहीं होता या इसमें कोई ग्लिचेस आते हैं
दो तरह से एक्सटेंशन मुतवक्का होती है। एक, हुकूमत खुद इसे एक्सटेंड कर दे टाइम को, कि टाइम लिमिट जो है वो एक्सटेंड हो गया 1 महीने के लिए या 2 महीने के लिए, जो भी सर्कुलर इशू होता है उसके मुताबिक ये टाइम लिमिट एक्सटेंड हो जाएगी। दूसरा तरीका ये है कि आपके पास पहले 15 दिन की पावर है कमिश्नर के पास, वो सुओ मोटो एक्सटेंड कर सकता है, खत्म हो जाती है 15 दिन के लिए, और नेक्स्ट 15 डेज की चीफ कमिश्नर के पास, यानी 30 दिन तक आप एज पर लॉ खुद भी एक्सटेंशन ले सकते हैं, और वो फाइलर में ही रहेगा। अगर उसको वो एक्सटेंशन ग्रांट हो जाती है IRS पे, और वो 30 दिन बाद भी रिटर्न, यानी उन एक्सटेंडेड डेज के अंदर अपनी रिटर्न फाइल कर देता है, तो वो फाइलर की कैटेगरी में ही है। फैसल साहब, पहले भी बंदा जब भी अपना इंटीएन लेता था या गोशवारा जमा करवाता था ATL में आ जाता था। अब जो पहली दफा लोग इस अपनी रिटर्न फाइल करेंगे वो भी ATL लिस्ट में आएंगे, एक्टिव टैक्स पेयर की लिस्ट में आएंगे, फाइलर की उसमें कैटेगरी में आएंगे कि लेट फाइलर की में आएंगे? देखें, इस पे ना कुछ चीज़ें बड़ी डिफरेंट चल रही हैं। कुछ लोग फाइलर बनते हैं सिर्फ एक स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन, ना गाड़ी खरीद ली या घर, उनमें अभी जो रुझान देखा गया है कि उनको जो FBR वाले लेट फाइलर ही टर्म करते हैं, ठीक है। लेकिन कानून के मुताबिक, अगर मैं कानून को बगौर मुतालिया करूं, जो बंदा इसी साल नेशनल टैक्स नंबर लिया है और पहले साल में उसने रिटर्न फाइल कर दी है, तो वो फाइलर ही है, ना वो लेट फाइलर है, चाहे ना वो नॉन फाइलर है। जिसने फॉर एग्जांपल उसका पहला साल था गोशवारे का और उसने नेशनल टैक्स नंबर लिया और गोशवारा जमा करवा दिया, तो वो फाइलर कैटेगरी में ही आएगा, नॉन फाइलर की कैटेगरी में नहीं आएगा। हाँ, यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जिनको कुछ वकला ने, या कुछ, मैंने वकला तो नहीं कहूँगा, कुछ ऐसे लोगों ने जिनको अभी इस चीज़ का पूरा फहम नहीं है कि रिटर्न जो है उसके साथ वेल्थ भी होती है और वेल्थ को प्रॉपरली भरना होता है रिटर्न फाइल करने के लिए। वो क्या करते हैं, एक आदमी ने एक प्रॉपर्टी खरीदी तो फॉर द टाइम बिंग उसकी रिटर्न डाल देते हैं, और कई दफ़ा वो प्रॉपर्टी वेल्थ में डिक्लेयर्ड भी नहीं होती। अब इन केसेस में FBR ने एक स्पेशल स्टांस लिया है कि जी सिर्फ किसी पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन के लिए अगर आप फाइलर बनने की कोशिश कर रहे हैं तो उसको वो नॉन फाइलर या लेट फाइलर की कैटेगरी में ले जाते हैं। अगर वो इन गोशवारा जमा करवाता है, वेल्थ स्टेटमेंट जमा नहीं करवाता, तो वो लेट फाइलर की कैटेगरी में चला जाएगा। अब देखें ना, सवाल ये नहीं है, अगर एक आदमी ने सपोज एक गाड़ी खरीदी और उसके लिए वो फाइलर बना, अब वो गाड़ी तो वेल्थ में डिक्लेयर होनी चाहिए ना साथ। अब वो जो वकील साहब हैं उन्होंने 3000 या 4000 रुपया फीस ली, किसी बंदे ने, किसी कार डीलर ने उनको एंगेज किया और उस आदमी को उन्होंने फाइलर बना दिया। और मेरे पास रोज एक नया केस ऐसा आ रहा है जिसमें वेल्थ की बुनियाद पे 111 का नोटिस आ गया। अब फॉर एग्जांपल एक आदमी ने, कल मुझे एक प्लॉट था उसने लिया जिसके ऊपर IRS पे उसका टैक्स आ रहा था 236 का कटा हुआ, के का शायद या जी का, पता नहीं, मुझे ज़हन में नहीं आ रहा। अब वो जो टैक्स कटा हुआ था उसकी बेस पे उसको नोटिस आया कि जी ये प्रॉपर्टी आपने डिक्लेयर नहीं की। अब वो किसी दोस्त के पास गए, उन्होंने मेरे पास भी जो है, उन्होंने कहा जी हमने तो रिटर्न दी हुई है, इनकम टैक्स रिटर्न दी हुई है, ये नोटिस क्यों आ गया? जब मैंने देखा तो वो किसी ने उसको फाइलर बनाने के लिए वो रिटर्न तो फाइल कर दी थी, लेकिन वेल्थ में वो ऐसे डिक्लेयर्ड ही नहीं था, तो वो 111 का नोटिस आ गया। तो बेसिकली ऐसे लोगों को उन्होंने लेट फाइलर के तौर पे टर्म करना शुरू कर दिया है। अच्छा फैसल साहब, पाकिस्तान की हुकूमत ने जो अब टैक्स अहदाफ मुकर्रर किए हैं, आप समझते हैं टैक्स बेस को बढ़ाए बगैर इनको पूरा किया जा सकेगा? देखिए, इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, अहदाफ जो हैं वो सबसे पहले रियलिटी पे मबनी होने चाहिए। मेरे अपने कंसिडर्ड व्यू में अगर यहाँ पे एक अच्छी फ़िज़ा पैदा कर दी जाए और टैक्स पेयर और टैक्स कलेक्टर का ये दरमियान वाला जो है ना मिसट्रस्ट वाला, वो ख़त्म कर दिया जाए, तो मैं आपको ये यहाँ पे बिल्कुल कह सकता हूँ कि हमारे इकोनॉमी में ये जान है कि हम 15 से 18,000 अरब टैक्स जमा कर सकते हैं, जिससे हमारे अहदाफ अभी भी बहुत नीचे हैं। लेकिन अगर मैं दूसरी तरफ टैक्स पेयर को देखूँ और FBR को देखूँ, तो FBR अपनी टैक्स बेस को बढ़ाने के लिए तैयार नहीं। एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर को आप कितना निचोड़ सकते हैं, एक पर्टिकुलर हद से आप ऊपर नहीं जा सकते। तो बेसिकली यहाँ पे कमी क्या है? कमी ये है कि हमें प्लानिंग करना पड़ेगी, हमें उतने ही नए टैक्स पेयर बनाने चाहिए जितना हम अहदाफ मुकर्रर करें, क्योंकि नए टैक्स पेयर से जो टैक्स आएगा वो लॉन्ग टर्म होगा, हर साल इकोनॉमी का हिस्सा बनेगा। और एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर जो है, अगर आप उसको निचोड़ेंगे, जैसे टेक्सटाइल मिलें हैं सारी बंद होती जा रही हैं, तो फिर जो टैक्स कलेक्ट भी हो रहा है वो भी कहीं ना कहीं जाके रुक जाएगा। फैसल साहब, गुफ्तगू अपनी जारी रहेगी, लेकिन यहाँ छोटा सा कमर्शियल ब्रेक का मुझे कहा जा रहा है। नाज़रीन, छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाजरीन में साथ इस वक्त लाइन पर मौजूद है मोहम्मद आसफ राणा साहब। आप साबिक इसी मेंबर रह चुके हैं, लॉ ट्रस्ट बार एसोसिएशन के एडवोकेट हाई कोर्ट है। राणा मोहम्मद आसफ साहब, आपको अपने प्रोग्राम सर खुशामदीद कहते हैं। सबसे पहले ये बताइएगा कि टैक्स रिटर्न टैक्स बेस बढ़ाने में कितनी मुआवन साबित हो सकती है, अगर हाँ तो किस तरह? यूबी साहब, ऐसा है कि टैक्स रिटर्न टैक्स ब्रॉडनिंग का बेस है। जैसे टैक्स बेस है ना, टैक्स बढ़ाने की जो बेस है वो टैक्स रिटर्न नहीं है। और जो लोग टैक्स रिटर्न जमा करवाएंगे तो टैक्स बेस उसी वजह से बढ़ेगी। अगर अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं होंगी तो टैक्स बेस नहीं बढ़ सकती। तो टैक्स बेस बढ़ाने का बेसिक जो इंस्ट्रूमेंट है वो टैक्स रिटर्न ही है। टैक्स रिटर्न जमा करवाने के लिए गवर्नमेंट को चाहिए, एफबीआर को चाहिए कि कोई इंसेंटिव अच्छी सी जो है ना स्कीम्स मुहैया करें और टैक्स रिटर्न को सिंपलीफाई करें, इसको कॉम्प्लिकेटेड ना करें। जितना टैक्स रिटर्न फॉर्म सिंपल होगा, जितने क्वेश्चन आंसर कम होंगे, जितनी सहूलियात होंगी टैक्स पेयर को, जितनी फैसिलिटेशन टैक्स पेयर को होगी, उतने ही ज्यादा लोग जो है ना टैक्स नेटवर्क में आएंगे। यहाँ पाकिस्तान में हो ये रहा है कि टैक्स रिटर्न जमा लोग मजबूरन करवाते हैं क्योंकि हमें इंसेंटिव जो है ना वो गवर्नमेंट से नहीं मिलता, एफबीआर जो है वो इंसेंटिव नहीं देता टैक्स पेयर्स को, तो इसलिए लोग जो है ना खुद से टैक्स जमा नहीं करवाते, लेकिन ये मजबूर होकर टैक्स जमा करवाती हैं। लोग टैक्स नेट में इसलिए आते हैं कि हमने कोई रजिस्ट्री करवानी है या कोई चीज़ ख़रीदनी है तो उस पर टैक्स रेट 300% ज़्यादा है। अगर टैक्स रिटर्न जमा करवाएंगे और एटीएल में आ जाएंगे तो वो जो है ना फाइलर हो जाएंगे और फाइलर पे टैक्स रेट बहुत कम है। तो अगर नॉन फाइलर है तो उस पर ज़्यादा है। टैक्स बेस जो है ना वो टैक्स रिटर्न पे ही डिपेंड करती है। गवर्नमेंट जो है वो मैक्सिमम लोगों को फैसिलिटेट करे, आसान स्कीम्स दे, लॉन्ग टर्म पॉलिसीज दे टैक्स पे, और जो ताजर दोस्त स्कीम चल रही है इसमें आसानियाँ पैदा करे। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने या एफबीआर ने जो एरियाज डिफाइन किए हैं कि इस एरिया में ताजर दोस्त स्कीम वाला ये इतना टैक्स जमा करवाएगा मंथली, वो बहुत हार्श है, उसको ये रिड्यूस करें। जब वो रिड्यूस करेंगे तो लोग जो है खुद भी खुद टैक्स नेट में आएंगे और टैक्स बेस हमारी बढ़ेगी। मैं तो जब भी प्रोग्राम होता है उसमें यही कहता हूं कि गवर्नमेंट जो है जितनी आसानियां पैदा करेगी बिजनेसमैन के लिए उतना ही ज्यादा टैक्स बेस बढ़ेगी। और टैक्स बेस बढ़ाने के लिए लोगों को आगाही दिलवाना और उनको बताना कि टैक्स में आने के इंसेंटिव क्या हैं, फायदे क्या हैं, तो तब बेस जो है ना टैक्स की बढ़ेगी, उसके बगैर नहीं बढ़ सकती। मोहम्मद आसफ राणा साहब, ये भी बताइएगा कि रिटर्न जमा करवाने के फायदे क्या हैं और नुकसानात क्या हैं? यूबी साहब, देखिए कि इनकम टैक्स रिटर्न जमा करवाने के नुकसानात तो कोई नहीं होते, सिर्फ जो है ना बंदा एफबीआर की हार्श पॉलिसीज में गिर जाता है, इसके अलावा और कोई नुकसानात नहीं है। इनकम टैक्स रिटर्न जमा करवाने के फायदे जो है ना वो बहुत ज्यादा हैं। अगर प्रॉपरली उसको ट्रीट किया जाए टैक्स पेयर को तो हर बंदा इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेगा। इनकम टैक्स रिटर्न 114 में फाइल होती है और लायबल टू फाइल उसमें लिखा हुआ है कि कोई बंदा कनाल का प्लाट रखेगा या कोई गाड़ी 1000 सीसी से ऊपर होगी तो वो लायबल टू फाइल हो जाएगा। अब गवर्नमेंट ने जो टैक्स पेयर की 3 कैटेगरी इंट्रोड्यूस करवाई हैं इस बजट में, उसमें फाइलर, लेट फाइलर और नॉन फाइलर। तो फाइलर वो होगा जो विद इन ड्यू डेट अपनी रिटर्न फाइल कर देगा, वो फाइलर होगा। उसका टैक्स, अगर प्रॉपर्टी की एग्जांपल लेते हैं कि अगर वो रजिस्ट्री करवाता है, प्रॉपर्टी परचेज करता है या प्रॉपर्टी सेल करता है तो उस पे इनकम टैक्स का रेट 3% होगा। जो बंदा विद इन ड्यू डेट रिटर्न फाइल नहीं करता, वो लेट फाइल करके फाइलर में आना चाहेगा तो वो उसका रेट 100% इंक्रीज हो जाएगा। और जो बंदा रिटर्न फाइल ही नहीं कर रहा उसका रेट जो है ना वो 300% जो है ना इंक्रीज हो जाता है। मसलन कि अगर फाइलर का 3% है, लेट फाइलर का 6 है और नॉन फाइलर का 10% है, बल्कि 12 तक चला गया है। तो इनकम टैक्स रिटर्न्स में जमा करवाने के जो फायदे हैं वो हमारे बिजनेस करने में आसानियां पैदा होती हैं। हम कोई वीज़ा अप्लाई करें, विजिट वीज़ा कहीं जाना है वो अप्लाई है, किसी भी
प्रॉपर्टी की, मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी पे जो टैक्सेस पे होते हैं उनके रेट रिड्यूस होते हैं, और जो बंदा नॉन फाइलर है उसका रेट बहुत ज़्यादा होता है। इनकम टैक्स रिटर्न जमा करवाने के फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं हमारी पॉलिसीज़ के मुताबिक। नुकसान तो इसमें कोई नहीं है। मेरा ख्याल है कि हमें जो भी बंदा लायबल हो पाकिस्तान का, उसे चाहिए कि वो इनकम टैक्स रिटर्न अपनी जमा करवाए और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को जो है ना अपना शेयर टैक्स की सूरत में दे। और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को चाहिए कि वो अवाम से, टैक्स पेयर से टैक्स कलेक्ट करते हैं, उसका यूज़ बड़े अच्छे तरीके से करें, संभाल के करें, अपने अखराजात जो है ना वो रिड्यूस करें, ताकि हर बंदे में जज्बा हो। खाली गवर्नमेंट के जो मुलाजमीन हैं या हमारी जो असम्बलीज़ हैं, सेनेट के लोग हैं, ब्यूरोक्रेसी है, सारा टैक्स वही यूज़ कर जाते हैं अपनी मराद में। तो टैक्स पेयर जो है ना वो ये देखता है कि सारा हमारा जो टैक्स हमने जमा करवाया है वो तो पुलिस की बजाय अपने मुल्क पे खर्च करने की बजाय ये ऊपर वाले लोग जो हैं वही अपने आप पे एक्सपेंस कर जाते हैं। तो इसलिए टैक्स पेयर जो है ना वो डिस्करेज होता है। अगर टैक्स पेयर का पे किया हुआ टैक्स अच्छे तरीके से इस्तेमाल होगा, किसी अच्छी जगह लगेगा, अवाम की वेलफेयर पे लगेगा, जो गरीब लोग हैं उनको उनकी वेलफेयर पे लगेगा, एजुकेशन पे लगेगा, हेल्थ पे लगेगा, जो बेसिक चीज़ें हैं हमारी, तो हर बंदा टैक्स देगा। बीइंग ए पाकिस्तानी हमें टैक्स देना भी चाहिए और देगा भी, लेकिन गवर्नमेंट को अपनी पॉलिसीज चेंज करनी होंगी। तो इनकम टैक्स रिटर्न जमा करवाने के फ़ायदे ही फ़ायदे हैं बसूरत दीगर, अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान उस टैक्स को प्रॉपरली यूज करे तो देन। आसिफ राणा साहब ये भी बताइएगा, अगर रिटर्न 2024 बंदा जमा करवाता है तो क्या वो ATL लिस्ट में, एक्टिव टैक्स पेयर के लिस्ट में उसका नाम आ जाएगा? तो यूबी साहब, जो हमारी 2023 की रिटर्न फाइल हुई टैक्स पेयर्स की, ATL की लिस्ट जो है ना उस बेस पे अभी तक चल रही है। पीछे प्रीवियस पॉलिसीज थी वो ये हैं कि लास्ट रिटर्न जो बंदा फाइल करेगा वो, जिसने अभी जैसे कि 2023 की रिटर्न फाइल है वो 28 फरवरी 2025 तक उस बेस पे फाइलर है, और उसके बाद जब जो बंदा अभी विद इन ड्यू डेट 2024 की रिटर्न फाइल कर देगा तो वो 1 मार्च से, जो ऑलरेडी पॉलिसी थी गवर्नमेंट की इनकम टैक्स में, वो ये थी कि वो 1 मार्च से फाइलर लिस्ट में ऐड हो जाएगा। जिन लोगों ने 2023 का टैक्स रिटर्न जमा नहीं करवाए और वो 2024 की रिटर्न जमा करवा रही हैं, वो 1 मार्च से फाइलर लिस्ट में आ जाएंगे, और फाइलर होने के जो फायदे हैं वो सारे उसको मिलेंगे अगर वो विद इन ड्यू डेट, या गवर्नमेंट अगर कोई डेट एक्सटेंड करती है उसमें जमा करवा देगा। तो तमाम फाइल जो फाइलर के होंगे टैक्स ईयर 2024 की रिटर्न फाइल करने वाले को 1 मार्च से वो मिलने शुरू हो जाएंगे। मोहम्मद आसिफ राणा साहब, आखिर में ये भी बताइएगा कि 122(9) में बड़ी जबरदस्त जजमेंट आई है, 1197 बलीग LB बलीग 2024, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? 122(9) के बारे में ATIR की बड़ी जबरदस्त जजमेंट आई है, उसके बारे में मेरा क्या ख्याल है मैं उसको थोड़ा सा वाजे करना चाहूंगा कि 122 जो सेक्शन है वो अमेंडमेंट ऑफ असेसमेंट है, कि जो टैक्स पेयर रिटर्न फाइल करता है उसकी असेसमेंट डीम्ड असेसमेंट हो जाती है 120 की, सेक्शन 120 में डीम्ड असेसमेंट, और वो उसकी असेसमेंट है। अगर उसमें कोई अमेंडमेंट करनी है तो वो सेक्शन 122 के थ्रू टैक्स अथॉरिटीज कर सकती हैं, और उसमें टाइम लिमिटेशन जो दी गई है वो ये है कि जिस साल बंदा रिटर्न फाइल करता है उस साल के एंड से लेके 5 ईयर, अगर देखा जाए तो ये 6 ईयर बनेंगे, कि जैसे टैक्स ईयर 2024 की रिटर्न है वो फाइल होनी है 30 सितंबर तक, लेकिन टैक्स ईयर 24 का जो टाइम लिमिटेशन पीरियड होगा जब वो एक्सपायर होगा वो आफ्टर 6 ईयर होगा। तो हमारी टैक्स अथॉरिटीज की ये पॉलिसीज होती हैं कि जो साल टाइम बार्ड होने जा रहा है उसमें लास्ट डेट को वो शोकस करते हैं, और उसका वो 3 महीने या 6 महीने जो भी शोकस इशू करने के बाद, नोटिस इशू करने के बाद टाइम होता है वो टाइम गेन कर लेते हैं। वो टेक्निकली खेल के कर लेते थे, ये टेक्निकली वो टैक्स पेयर के साथ खेलते थे, इसमें कोई लीगली नहीं था कि वो ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि जो भी टैक्स ईयर टाइम बार्ड होने जा रहा है उसकी क्लोजिंग विद इन 6 ईयर, 6 ईयर के बाद वो क्लोज हो जाता है। लिटिगेशन का मतलब ये नहीं था कि
अगर टैक्स अथॉरिटी नोटिस इशू कर दे तो वो लिटिगेशन में चली गई। लिटिगेशन वो थी कि कोई अपील पेंडिंग है या कोई प्रोसीडिंग आपके अगेंस्ट हो रही हैं, वो टाइम लिमिटेशन में नहीं जाती थी, उसका वो पीरियड निकाल दिया जाता था लिटिगेशन वाला। तो डिपार्टमेंट अथॉरिटी ये करती थी कि वो 30 जून जब एक्सपायर होने जा रहा है वो ईयर, उसकी टाइम लिमिटेशन एक्सपायर होने जा रही है, तो वो लास्ट डेट ऑफ ईयर जो है ना नोटिस इशू करके तो कह देते थे जी इसकी प्रोसीडिंग इनके अगेंस्ट स्टार्ट थी, लिहाजा इस पे लिमिटेशन नहीं है। तो ATIR ऑनरेबल ATIR ने माशाल्लाह इस पे बड़ी जबरदस्त जजमेंट दी है। उसमें उन्होंने ये कहा है कि अगर टाइम लिमिटेशन 6 ईयर है तो इसका मतलब है विद इन 6 ईयर उसको क्लोज हो जाना है। डिपार्टमेंट उसमें नोटिस करके जो 3 मंथ या 6 मंथ गेन करते थे उसको उन्होंने रिस्टेन कर दिया है, और माशाल्लाह ये एक बड़ा जबरदस्त ऑर्डर है और लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से यही होना चाहिए। मेरा भी पॉइंट ऑफ व्यू इसमें यही है कि देखिए लिटिगेशन जो पेंडिंग होगी उस पे टाइम बार्ड की या टाइम लिमिटेशन नहीं होगी, या जो 1 माह 15 दिन पहले 2 माह पहले कोई नोटिस इशू हो गया है, टैक्स पेयर उसमें रिस्पांस नहीं दे रहा, अपने रिप्लाई फाइल नहीं कर रहा, डॉक्यूमेंट्स नहीं दे रहा, उसकी तो समझ आती है। लेकिन अगर डिपार्टमेंट 29 जून या 30 जून को नोटिस इशू करके तो उसमें उसकी टाइम लिमिटेशन को रिस्टेन कर रहा है, उसे ख़त्म कर रहा है कि मैं जो है ना इसको आगे 3 माह तक इसकी प्रोसीडिंग चला लूँ, उसको इलीगल करार दे दिया ATIR ने। माशाल्लाह बड़ा ही ज़बरदस्त स्टेप है, और मैं उम्मीद करता हूं कि ये इंशाल्लाह हाई कोर्ट से भी अगर डिपार्टमेंट अपील में जाता है तो ये प्रिवेल करेगी जजमेंट। बड़ी ज़बरदस्त जजमेंट है जी ये ATIR ने दी। बहुत शुक्रिया राणा साहब, आपने हमें टाइम दिया। नाज़रीन छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। फैसल इकबाल ख्वाजा साहब, सेक्शन 122 रिवीजन ऑफ असेसमेंट, ये है क्या? बेसिकली यूबी साहब के ये जब नया लॉ ड्राफ्ट हुआ है ना, इन्होंने एक अमेंडमेंट ऑफ असेसमेंट का सेक्शन डाला जिसे कहते हैं सेक्शन 122। आपको पता होगा नए लॉ के तहत सेल्फ असेसमेंट का एक सेक्शन है, सेक्शन 120। आप रिटर्न फाइल करते हैं और वो डीम्ड असेसमेंट होती है। अगर उस रिटर्न में कोई कमी पेशी नहीं होती और 6 महीने गुजर जाते हैं तो उसको डीम्ड असेसमेंट अंडर सेक्शन 120 कहा जाता है। अब फॉर एग्जांपल आपने वो रिटर्न में पूरे डिस्क्लोजर सही नहीं दिए, आपकी कोई इनकम है जो कि आपने डिक्लेयर नहीं की, इन तमाम चीज़ों को अगर FBI पकड़ लेता है तो उसको कैटर फॉर करने के लिए उन्होंने सेक्शन 122 इंट्रोड्यूस कराया। सेक्शन 122 में उन्होंने लिखा कि कोई भी आदमी जो कि एडिशनल कमिश्नर का रैंक का होगा उसे कमिश्नर साहब डायरेक्ट कर सकते हैं कि भाई तुम इसका जो ऑर्डर है 120 का उसे अमेंड कर दो, और वो आपको हेयरिंग का नोटिस देगा 122 के तहत। उसके बाद आपको 122(9) का शो काज इशू करेगा, और उसके बाद एक अमेंडेड ऑर्डर पास करेगा जिसके अंदर वो इनकम को ऊपर भी असेस कर सकता है, नए जो एसेट्स आपने डिक्लेयर नहीं किए उनको असेस कर सकता है, और उसमें वो कार्रवाई कर सकता है। बेसिकली इसके 2 पोस्टुलेट्स हैं। 122 लग सकता है डेफिनेट इंफॉर्मेशन की बेस पे फ्रॉम एन ऑडिट और अदरवाइज, और इसी तरह जो सेकंड उन्होंने कहा है, ये अभी बात हो रही है 122 में क्या क्या चीज़ें कवर होंगी। 122 में डेफिनेट इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे सेक्शन 122 इन्वोक हो सकता है। 122/177 में 122 इन्वोक हो सकता है ऑडिट के दौरान। इसी तरह कोई इनकम जो कि एस्केप्ड असेसमेंट है उसको भी 122 में कैटर फॉर किया जा सकता है। अब 122(9) क्या है? 122 का जब नोटिस इशू होता है एक आदमी को, उससे कुछ चीज़ें पूछी जाती हैं। फॉर एग्जांपल एक आदमी को कहते हैं तुम्हारी सेल 10 करोड़ थी, तुमने डिक्लेयर की हुई है 6 करोड़। अब सेल टैक्स रिटर्नों में ये 10 आ रही है और तुमने 6 डिक्लेयर की। पहले उससे एक्सप्लेनेशन मांगी जाती है। जब एक्सप्लेनेशन मांगी जाती है और वो सेटिस्फैक्टरीली इसे एक्सप्लेन नहीं कर पाता तो फिर उसको फाइनल शो काज नोटिस इशू किया जाता है 122(9) का, जिसका जवाब देना लाजमी होता है, और 122(9) इशू किए बगैर आप 122 की असेसमेंट नहीं कर सकते। 122(9) एक शो काज नोटिस को कहते हैं जो कि इशू किया जाता है उस आदमी को जिस पे 122 की कार्रवाई किसी DC ने या एडिशनल कमिश्नर ने करनी होती है, यानी जिसको पहले उन्होंने कन्फ्रंट किया होता है कि भाई तुम्हारा ये जो है ना ऑर्डर ये हमें ठीक नहीं लग रहा, ठीक है 120 का। अब इसके 2 हिस्से हैं, एक तो कार्रवाई करेगा एडिशनल कमिश्नर और एक कार्रवाई DC भी कर सकता है। इन दोनों को कमिश्नर एम्पावर करता है लॉ के तहत। लॉ में वर्ड है सिर्फ कमिश्नर। 122(5) ये तो इस दफा खत्म नहीं कर दिया गया, अब 122(9) आ गया। नहीं, 122(5) एक सेक्शन है जिसको कहते हैं कि
मॉडिफिकेशन करनी। अब जब आपको नोटिस आता है ना 122(9) रेड विद 122(5)(6) आता है, यानी 122(5)(6) में एडिशनल कमिश्नर आपको पूछता है कि यार मैंने देखा है तुम्हारी सेल, ये एसेट या कोई और चीज़ जो कि तुम्हें डिक्लेयर करनी चाहिए थी, तुमने नहीं डिक्लेयर की, उसमें मुझे एक्सप्लेनेशन दो। फिर शो काज नोटिस जो है वो 122(9) का होता है, जिसमें वो उन्हें पूछते हैं, फाइनल जवाब लेते हैं। तो बेसिकली 122(9) शो काज नोटिस है, जिसके बगैर 122 की कार्रवाई नहीं हो सकती। फैसल साहब, हमने सबसे पहले इंट्रो में भी कहा था, बड़ी जबरदस्त जजमेंट MM अकरम साहब की आई है, ATIR के जुडिशियल मेंबर की, जो पहले टैक्स पेयर 5 साल जिनका केस चलते थे ऑडिट में आ जाते थे, अगर वो आप जिसरा जून 2024 गुजरा है तो 18 तक के केस खत्म हो गए। अगर वो केस टाइम पार्ट हो गया है तो उसको फिर भी FBR के अफसरान दोबारा उसमें ले आते थे कैटेगरी में। लेकिन मैं चलो आपसे पूछना चाहूंगा, जो नई जजमेंट ITA 1197/LB/2024 आई है MM अकरम की, वो क्या है? सर देखें, बात यह है, MM अकरम साहब वन ऑफ द फाइनेस्ट जजेस इन एपेलेट ट्रिब्यूनल, जो लॉ नोइंग भी हैं और माशाल्लाह उनकी जजमेंट्स बड़ी अथॉरिटेटिव होती हैं। बेसिकली ये जो जजमेंट मैंने इसको रीड आउट किया है, इसमें एक चीज़ को उन्होंने सेटल कर दिया। होता क्या है कि 122(9) के शो काज नोटिस के बाद ऑर्डर करना होता है उन्होंने विद इन 180 डेज़ या 120 डेज़, जो भी उसका एक फिक्स टाइम पीरियड है, जिसके दरमियान उन्होंने कहा कि शो काज नोटिस के बाद अपने 122 की जो कार्रवाई है उसको मुकम्मल करके और आपने ऑर्डर इशू करना। अब होता क्या था, अब जैसे मैं आपने 30/6/2024 की बात की, तो 30/6/2024 को 30/6/2018 तक के जितनी असेसमेंट्स थी वो टाइम बार्ड हो गई। अब ऑफिसर्स क्या करते थे, 30/6/2024 वाले दिन से एक दिन पहले एक शो काज नोटिस कर देते थे 122 का, और कहते थे इससे ऑटोमेटिकली हमारी जो टाइम लिमिटेशन है वो बढ़ गई। ठीक है, अब इस पे उन्होंने लॉ क्लियर कर दिया है MM अकरम साहब ने। उन्होंने कहा जी 5 साल की जो लिमिटेशन है उसके अंदर ही कार्रवाई करनी, सिर्फ शो काज नोटिस इशू करने से फर्दर टाइम लिमिट एक्सटेंड नहीं हो सकती। आप अपने सोए नहीं रह सकते, यानी आपके लिए लॉ में लिमिटेशन है 5 साल की, और उन 5 साल के बीच में आप नहीं पकड़ सके, असेसमेंट नहीं कर सके, वसूली नहीं कर सके, तो ये आपका गुनाह है। ये आपका गुनाह है, चाहे आपने ये शो काज नोटिस कर दिया भी था, लेकिन उससे टाइम लिमिट को एक्सटेंड नहीं कर सकते। ये बेसिकली उन्होंने, कानून ऐसे ही है, उन्होंने उसकी इंटरप्रिटेशन कर दी। लेकिन ये तो 30 जून आखिरी डेट को भी वो सिस्टम में रख लेते थे केस को, बाद में या भी तो आपकी हमने डेट बढ़ा दी तो आपका केस नहीं खत्म हुआ। कई केसेस ऐसे सामने आते थे, बाद में पता चलता था टाइम हमने एक दिन पहले इसका ऑर्डर किया था, वो भी होता था। बेसिकली देखें, अब वो ये है कि बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिनको वो देखते ही आखिरी 10 दिनों में, ठीक है, और वो जल्दी में उन्हें करके ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। इस पे भी जजमेंट है कि 122(9) का नोटिस देने के बाद कम से कम 15 दिन देना है अपने एक्सप्लेनेशन देने के लिए। अब बहुत सारे कानून हैं जिनको इनकम टैक्स अफसर सही तरह से अप्लाई नहीं कर रहे थे, तो ये जजमेंट भी उसी सिलसिले की एक कड़ी है, जिसमें उन्होंने कहा कि जी 5 साल की लिमिटेशन एक्सपायर होने के बाद चाहे शो काज नोटिस इशू हुआ है नहीं हुआ, लिमिटेशन एक्सटेंड नहीं हो सकती। लेकिन ये MM अकरम साहब का बड़ा दिलेराना फैसला नहीं है जो उन्होंने दिया है, अफसरान की आंखें खोल दी है, आगे से कोई ऐसा मौका न रखें। आपको बताया MM अकरम इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट जजेस वी हैव इन द ट्राइब्यूनल, ठीक है, बहुत अच्छे लोग हैं। मोनिम सुल्तान साहब हैं, इसी तरह हमारे जुडिशल मेंबर्स जो हमारे चेयरमैन साहब हैं, माशाल्लाह वो बहुत लॉ नोइंग और एक एफिशिएंट जज हैं। तो बेसिकली वी हैव ए वेरी गुड टीम इन एपेलेट ट्रिब्यूनल इन रेंट एवेन्यू, एंड MM अकरम साहब इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट जजेस देयर। अच्छा सर जी, अब प्रोग्राम का टाइम खत्म हो रहा है, मैं जाते जाते एक इनकम टैक्स गोशवारा 2024, इसमें आप क्या समझते हैं, कौन सी ऐसी कदगन है अगर ये हटा दी जाए, ऐसी सिस्टम में कौन सी गलतियां हैं जिनको रिमूव करने की ज़रूरत है, कौन सी ऐसे मसाइल हैं जिनसे टैक्स पेयर खौफजदा है, जिनको दूर करने की ज़रूरत है, ताकि 30 सितंबर से पहले लोग अपने गोशवारा या अपने रिटर्न जमा करवा सकें। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, तमाम वर्किंग्स जो हैं वो मैनुअल होनी चाहिए। इन्होंने डिफरेंट
جو کالمز ہیں ریٹرن کے ان کو بلاک کیا ہوا ہے اور سافٹ ویئر خود سے ان کی ورکنگ کر رہا ہوتا ہے. آپ کو یہ اجازت دینی چاہیے کہ ہر آدمی جب ایک ریٹرن فائل کرتا ہے وہ اپنی مینول ورکنگ سے ٹیلی کر کے ریٹرن کو آرام سے فائل کر سکے. فار ایگزامپل میں نے آپ کے اسی شو میں بتایا کہ جو سپلائیز ہیں اس کے علاوہ آپ کی سروسز ہیں جو منیمم ٹیکس میں آئے ہوئے ہیں لوگ, ان کے وہ جو کالم آف ورکنگ آف ٹیکس ہے, انکم ہے, وہ انہوں نے بلاک کیا ہوا ہے اور سافٹ ویئر بیک اینڈ پہ اس کی ورکنگ خود کرتا ہے, جس کی وجہ سے لوگ کنفیوزڈ رہتے ہیں. اب امپورٹ میں انہوں نے وہ کالم کھولا ہوا ہے, لوگ خود سے انکم ڈالتے ہیں جو امپورٹ سے انہوں نے ارن کی, تو اس سے وہ ٹیکس ٹیلی ہو جاتا ہے. تو بیسیکلی پہلی جو چیز ہے آئی آر ایس کو سمپل کریں ریٹرن فائلنگ کو, اور مینول ورکنگ کے لیے وہ کالم کھولے جائیں جہاں پہ لوگ فگر ڈال کے اسے مینولی ٹیلی کر سکیں. اور تیسری یہ چیز ہے کہ آئی آر ایس کا جو سافٹ ویئر ہے اس کا جو سرور ہے اس کو ہیوی کریں تاکہ وہ بار بار ڈاؤن نہ ہو سکے. اچھا فیصل صاحب, اب جاتے جاتے حکومت بھی چاہتی ہے ہم آئی ایم ایف سے آخری پروگرام لیں, عوام بھی چاہتی ہے غیر ملکی قرضوں سے نجات ملے, لیکن اب کوئی 2-4 دن سے افواہیں اٹھ رہی ہیں حکومت نے $600 بلین کا مہنگا ترین قرضہ 11% پہ اٹھایا ہے لندن سے, یو کے سے. تو آپ سمجھتے ہیں اس طرح ہمارے قرضے اتر جائیں گے؟ ہم ٹیکس بیس کو بھی نہیں بڑھانا چاہتے, لوگوں کو بھی ٹیکس نیٹ میں نہیں لانا چاہتے, تمام وسائل بھی موجود ہیں ان کو بھی استعمال میں بروکار نہیں لانا چاہتے, تو پھر اس طرح قرضوں سے نجات مل سکتی ہے؟ کچھ اخباری خبریں ہوتی ہیں, ان کا حقیقت سے کتنا تعلق ہے کتنا نہیں ہے یہ تو وقت ہی بتائے گا. اب دیکھنے والی بات ہے کہ جس اخبار نے یہ خبر ڈالی ہے وہ کتنی اتھینٹیکیٹڈ ہے. میرے اپنے حساب سے یہ جو آپ کہہ رہے ہیں 11% میں لون لیا حکومت نے, یہ نہیں ہو سکتا. ایز اے ماہر معاشیات مجھے پتہ ہے جو حکومتی سطح پہ قرضے لیے جاتے ہیں وہ 2 سے 3%, حد 5% تک جاتے ہیں. یہ 11% والا قرضہ حکومت پاکستان نے نہیں لیا. اگر لیا تو تاریخ کا پہلا سب سے مہنگا ترین قرضہ ہوگا. پھر آپ یہ دیکھ لیں کہ اب معیشت کے بہت زیادہ تنگ دور سے گزر رہے ہیں کہ انہوں نے یہ میرا مطلب اسٹیپ لیا. ادروائز میرے نالج اور علم کے مطابق حکومتوں میں ایسے قرضے نہیں لیے. آخر میں چھوٹا سا ایک, اگر ایف بی آر حکومت چاہے تو ایف بی آر مینول ریٹرن لینے کے لیے ڈیسک قائم کر دے مارکیٹوں میں. اگر گوشوارہ کسی کا آن لائن جمع نہیں ہو سکتا تو وہ مینول جمع کروا سکتا, بعد میں اس کو آن لائن کر دیا جائے گا. ممکن ہے؟ دیکھیں یہ سوال میرے سے گجرانوالہ ٹیکس بار میں بھی کیا گیا تھا. دیکھیں یہ بہت پرانی بات ہوگی, 2007 سے 8 سے ہم کمپیوٹر سسٹم پہ ہیں, ٹھیک ہے, تو مینول ریٹرن اول تو ہونی ہی نہیں چاہیے. اب اگر ایک آدمی کہتا ہے کہ میرے سے مینول ریٹرن نہیں بھری جاتی آئی آر ایس والی ریٹرن, تو حکومت کو ہیلپ ڈیسک بنانے چاہیے جہاں پہ لوگ آگے اپنا گوشوارہ حکومتی لوگوں سے بھروا لیں. مینول گوشوارہ پھر بھی جمع کرانے کی اجازت نہیں ہونی. بہت شکریہ فیصل اقبال خواجہ صاحب, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. ناظرین, انکم ٹیکس گوشوارہ قومی فریضہ ہے, لازمی جمع کروانا چاہیے, لیکن ٹیکس بیس کو بڑھانے کے لیے بھی یہ بہت ہی ضروری ہے گوشوارے, اس پر فوکس کیا جائے. حکومت کو, ایف بی آر کو بھی اس کو فوکس کرنا چاہیے اور اس کو سادہ اور آسان بنانا چاہیے تاکہ لوگ بآسانی اپنا گوشوارہ جمع کروا سکیں. اگلے پروگرام تک کے لیے افضل ایوبی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد. دیکھیے پروگرام ٹیکس اور عوام افضل ایوبی کے ساتھ.